साथियों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके कारण से भारत देश के अंदर पहली बार जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनको राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक कार्यों को करने की मान्यता मिली। तो ये शुरुआत थी 1773 में। तो जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसके बाद से अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया था, बंगाल पे सरकार की शुरुआत की थी। उसके बाद से साथियों इन्होंने 1781 में एक संशोधन लेके आए ब्रिटिश संसद में। अब ब्रिटिश संसद से सारे कानून बनेंगे, मगर वो कानून किसके लिए होंगे? वो भारत देश में जो अंग्रेजों की सरकार है उसके लिए होंगे। और इस पहले संशोधन में उन्होंने क्या कहा कि पहले उनका राज बंगाल में था, उसके बाद से बिहार और उड़ीसा का भी अधिकार ले लिया था। किससे? शाह आलम द्वितीय से बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद संधि के माध्यम से बंगाल के अलावा उड़ीसा और बिहार का भी दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय से ले लिए थे। तो दो जगह और बढ़ गई। अब इस संशोधन में उसने बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार जो परिषद बनाई गई थी उसको दे दिया गया। उसके अलावा दूसरा इसमें संशोधन किया गया था, जो इन्होंने कोर्ट बनाया था उच्चतम न्यायालय, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान था पहले। बाद में इसने इसी में ब्रिटिश संसद में कानून पारित किया कि जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय जो अंग्रेजी कर्मचारी हैं, अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये दूसरा संशोधन था। इसके बाद साथियों 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम बनाया गया, जिसमें बहुत सारे नई चीज़ें लेकर के ब्रिटिश सरकार लेके आए, जिसमें उन्होंने जो परिषद 5 सदस्यों की थी उसकी संख्या घटा करके 3 कर दी, यानी एक गवर्नर जनरल और 2 और, केवल 3 सदस्य रहेंगे जो कानून बनाएंगे। इसके साथ में युद्ध में कोई संधि करना है, राजस्व के बारे में, सैन्य शक्ति के बारे में, और जो देशी रियासतें हैं उनको उनके अधीक्षण के बारे में, उनका अधिग्रहण करने के बारे में जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई इस परिषद को, जो 3 सदस्यीय परिषद है, कि ये सारा चीज का कानून नियम सारा ये बना सकती है। ब्रिटिश संसद ने ये पावर इस 3 सदस्यीय कमेटी को इस कानून के तहत दिया। उन जो भारतीय प्रदेश थे, उन भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। यहाँ से क्या हो गया इस कानून में कि जो भारतीय प्रदेश है वो भारतीय प्रदेश नहीं है, अब ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश हैं। ये इस कानून में इस परिभाषा को जोड़ा गया। उसके बाद से साथियों इस सरकार को इसको कंट्रोल करने के लिए 6 सदस्यों का एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। 6 कमिश्नर रहेंगे इसमें, और इस बोर्ड को पूरा अधिकार दिया गया कि भारत देश की जो सरकार है उसके बारे में वो फैसला कर सकते हैं। इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें सारे सदस्य जो है ब्रिटेन के ही रहेंगे, ब्रिटेन के लोग ही रहेंगे। और इसके जो 6 सदस्य हैं, इन 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन का जो सम्राट है उसके द्वारा की जाएगी। और इस काउंसिल में एक ब्रिटेन का अर्थमंत्री रहेगा, दूसरा एक विदेश सचिव रहेगा, उसके अलावा 4 जो है काउंसिल मेंबर रहेंगे। इस प्रकार से ये 6 सदस्यीय कंट्रोल बोर्ड बनाया जाएगा। और इस बोर्ड को जो भारत के जो भी कानून है, नियम है, निर्णय, उनको स्वीकृत करना है या अस्वीकृत करना है उसका अधिकार दे दिया गया। इसके साथ ही इस समय क्योंकि लूट का राज था, ब्रिटेन के लोग लूट रहे थे हमारे देश को, तो लूट के चक्कर में जो अंग्रेज थे वो बहुत सारे उपहार लेते थे, गिफ्ट लेते थे, इस तरीके से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते थे। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसी कानून में ये प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो किसी से उपहार नहीं लेंगे, भेंट नहीं लेंगे, ये भी इस कानून में जोड़ा गया। और भारत में जो नियुक्त अंग्रेज हैं उनकी जो झगड़े हैं या उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के कोई अपराध हैं उसके लिए इंग्लैंड में एक अलग कोर्ट बनाया गया, वहाँ पे उनका मुकदमा चलेगा। इस प्रकार से साथियों इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत देश के ऊपर एक कदम आगे और बढ़ाया और अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत किया। और इस अधिनियम में उन्होंने ब्रिटिश प्रदेश कहा, भारत देश के जो हिस्से हैं उनको ब्रिटिश प्रदेश का। तो ये साथियों था
पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत ये कानून लेकर के अंग्रेज लेकर के आए थे, जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद साथ ही 1786 में फिर एक संशोधन लेके आए इसमें, और इसमें उन्होंने एक संशोधन ये किया कि गवर्नर जनरल जो था उसकी शक्ति को बढ़ाया, और उसने ये कहा कि किसी विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के जो निर्णय उसको रद्द करने का, उनको खत्म करने का, उनको समाप्त करने का अधिकार दिया गया। उसके साथ ही अपने हिसाब से उस परिस्थिति के आधार पर स्वयं निर्णय करके अपना जो भी उसने निर्णय किया उसको लागू करेगा, वो उसका अधिकार उसको मिल गया। उसके साथ ही इसमें मुख्य सेनापति की भी शक्तियां उसको मिल गई गवर्नर जनरल को। यानी इसके बाद ये 2 साल बाद ही हुआ, 84 के बाद 86 में। अब यहाँ पे झगड़ा ज़्यादा शुरू हो गया, इसलिए अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ दी कि आप परिस्थिति के आधार पर आप कानून बना सकते हो, कानून को ख़त्म कर सकते हो, कौंसिल में, परिषद में बात करने की जरूरत नहीं, आपको जिस तरीके से लगता हो। सेना की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल को संशोधन के माध्यम से दे दी गई। उसके बाद साथियों 1793 में एक राजपत्र लाया गया। अब अधिनियम नहीं है, ये राजपत्र है। राजपत्र लाया गया, जैसे जो राजपत्र हमारे यहाँ सरकार राजपत्र में छाप देती है, तो वो जिस दिन से छापती है उस दिन से वो कानून बन जाता है। अब ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र है, बना दिया गया ये, अब इसलिए यहाँ से राजपत्र आना शुरू होंगे। ब्रिटिश सरकार का राजपत्र आया कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके व्यापारिक जो अधिकार थे उनको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसके साथ ही जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत कौन सा, जो अंग्रेजों के कब्जे में है, उसके लिए विधि यानी कानून, नियम सारे बनाने का जो है ताकत प्रशासन को दे दिया गया, और इन कानूनों की व्याख्या न्यायालय करेगा। और यहाँ से जो विधानसभा या संसद का काम वो किसको दिया, ये जो परिषद थी उसको दिया। ये जो बनाएगी वो कानून उसमें लागू होंगे। उसके अलावा गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरलों की जो परिषद है उसके अंदर भी जो लोग चुने जाएंगे भारत देश के अंदर, उसमें एक कंडीशन रखी इस कानून के तहत कि उसकी कम से कम ये योग्यता होना चाहिए कि 12 साल वो भारत देश में रहा हो, तभी वो गवर्नर जनरल बन सकता है, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हो सकता है, और वो व्यक्ति अंग्रेज होगा। ये अंग्रेजों के लिए नियम बनाया गया था। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके जो मुनाफे हैं उनको बढ़ाने के लिए 10% तक के मुनाफे बढ़ाने की छूट दी गई इस एक्ट के तहत। अब इसमें यह भी डाला गया कि जो नियंत्रण मंडल था, इसका जो वेतन है वो भारत सरकार से दिया जाएगा। भारत सरकार जो यहाँ पे है उनकी, वो जो सरकार है जो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में, ये सरकार नियंत्रण बोर्ड का में जो लोग हैं उनका वेतन देगी। तो इस तरीके से ये राजपत्र ला करके इसमें ये संशोधन किया अंग्रेजों ने अपनी राज व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद साथियों लगभग 20 साल तक इसी तरीके से अंग्रेजों ने अपना शासन चलाया, अलग अलग जगह बीच में कब्जा किए, अलग अलग जगह लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारा पूरे देश में चलाया। उसके बाद से 1813 में वो दूसरा चार्टर लेके आए, और 1813 में ये चार्टर ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। जितने भी चार्टर हैं, संशोधन है, कानून है, ये सारे ब्रिटिश संसद में पारित होकर के हमारे देश के ऊपर लागू हो रहे थे। इसमें उन्होंने पहला काम किया कि कंपनी का जो देश में कंपनी का जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको खत्म कर दिया गया। 1700 में औद्योगिक क्रांति वहाँ हुई थी, उसके कारण से बहुत सारा डेवलपमेंट ब्रिटेन में हुआ था। डेवलपमेंट होने के कारण से वहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया कि भारत देश में अब हमको व्यापार करने का मौका दो। तो उन्होंने, सरकार ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद से फिर यहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे व्यापारी हमारे भारत देश में व्यापार करने के लिए आए, और उसके बाद से साथियों हमारे देश के अंदर जो ब्रिटेन के जो पूंजीपति हैं उनका प्रवेश हमारे देश में हुआ। इस राजपत्र के नियम के बाद 1813 के बाद, ये हमको ध्यान रखना है, उस समय तक पूंजीपतियों का आगमन नहीं हुआ था। उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार के रूप में थी। इसके बाद से हमारे देश में बाकी पूंजीपति हमारे देश को चूसने के लिए, लूटने के लिए इनका प्रवेश ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से 1813 से दिया। उसके साथ से साथियों चीन के साथ जो व्यापार था इस ईस्ट इंडिया कंपनी का,
इस समय जो चाय का और व्यापार का जो एकाधिकार चीन के साथ था उसको उन्होंने बरकरार रखा। उन्होंने कहा भी भारत देश में सारे पूंजीपति आएंगे, चीन का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। 1813 में जो ईसाई मिशनरी थी उनको भारत में धर्म प्रचार करने का परमिशन मिला 1813 में। हमको साथ ये भी समझना, इसमें वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ईसाई धर्म के बारे में, मगर हमको समझना है कि इसके पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली भी ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहिए। यूरोप से जितनी भी कंपनी आई थी उनके साथ में ईसाई धर्म आया था जब भी वो हमारे देश में आए थे। उसके पहले ईसाई धर्म हमारे देश में था मगर बहुत ही थोड़े मात्रा में था, बहुत ही वीक था, कमज़ोर था, ना के बराबर था। जो केरल में कहीं था थोड़ा बहुत ये बताते हैं, मगर पुर्तगालियों का सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार किया, उसको फैलाया। और दूसरा ये अंग्रेज थे जिन्होंने 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत देश में प्रवेश करने की छूट दी और यहाँ पे उन्होंने का धर्म प्रचार करने का छूट दिया। तो 1813 के बाद में व्यापारियों के साथ में मिशनरी, ईसाई मिशनरी हैं, उनका प्रवेश हमारे देश में हुआ और उन्होंने फिर बहुत सारे इंटीरियर इलाकों में स्कूल खोले, अस्पताल खोले और अलग अलग तरीके से बहुत सारे संसाधन खोले। वहाँ से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था जो 1813 के चार्टर में ब्रिटिश संसद में कानून बना करके किया गया। अब यहाँ से साथियों कि जो भारतीय थे उनको भी मैन पावर के रूप में अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी मैन पावर चाहिए था, उनका उत्पादन चाहिए था। तो उनके लिए ये जरूरी था कि भारतीय जो है शिक्षित हों। तो इस चार्टर के अंदर भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख साल का बजट दिया और उसमें स्कूल खोलने का प्रावधान दिया। 1813 से के बाद ही अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था शुरू की जिसमें स्कूल खोले। और स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, इसको भी समझना मैं यहीं बोल देता हूँ कि अंग्रेज जो है नौकर बनाना चाहते थे, उनको नौकर चाहिए थे। तो जो नौकर चाहिए थे, नौकरों को शिक्षित तो करना पड़ेगा। अंग्रेजों को जो काम करने के लिए या उनकी व्यवस्था चलाने के लिए जो आदमी चाहिए वो शिक्षित करना पड़ेंगे। तो उन्होंने नौकरों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले थे, नौकर बनाने के लिए जो खुले थे, जिसको बाद में नौकरी कहा गया। नौकर जो काम कर रहा उसको नौकरी कहा गया, नौकरी शब्द यहीं से निकला, नौकर से नौकरी शब्द बना। 1813 में अंग्रेजों ने भारत देश के अंदर जो भी किया भारत देश के लिए नहीं किया, ये हमको समझना है। भारत देश के लोगों को अपने इस्तेमाल करने के लिए किया। अपने इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने जो किया उसके बारे में जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था हमारे देश को मिली। अपन यही समझ सकते हैं ना। और इस कानून के माध्यम से जो कंपनी थी उसको अगले 20 सालों के लिए राजस्व वसूली का जो काम है वो भी दिया गया। और इस कानून के माध्यम से कंपनी का पूरा नियंत्रण, राजस्व वसूली का काम जो है कंपनी को दे दिया गया। इस कानून में नियंत्रण बोर्ड था, उसकी भी शक्ति को परिभाषित किया गया और उसके अधिकार बढ़ा दिए गए। जैसे ही सारी चीज़ें बढ़ रही हैं उसी तरीके से ब्रिटिश संसद में कानून पारित हो रहे हैं और जो कानून वहाँ पारित हो रहे हैं वो भारत देश में लागू हो रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना है किस तरीके से शासन व्यवस्था अंग्रेज हमारे देश में वो कानून का राज चला रहे थे, मगर कानून बनाने वाले ब्रिटिश थे, भारत देश के लोग नहीं थे। 1813 के बाद से 1833 के बीच में अंग्रेजों का पावर और बढ़ा, ताकत और बढ़ा और अंग्रेजों ने जो पहले 3 हिस्से थे उसके अलावा और सारे हिस्सों पे कब्जा किया। 1833 तक बहुत सारे इलाकों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। उसमें जो प्रमुख इलाके थे उसमें महाराष्ट्र एक बड़ा हिस्सा था, जो मध्य भारत है, बीच का भारत है, जिसमें मध्य प्रदेश और ये सारे हिस्से थे। इन हिस्सों में बड़ा विस्तार अंग्रेजों ने कर लिया था। पंजाब पे बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, सिंध पे कब्जा कर लिया था। उसके अलावा ग्वालियर वाला जो क्षेत्र था उस पे कब्जा कर लिया था, इंदौर के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पहले से कब्जे में था। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का जो शासन था एक बड़ा साम्राज्य कायम हो गया था 1833 तक। 1833 में सारे पूंजीपतियों का बड़ा साम्राज्य, बड़ा कंपनी स्थापित हो गया था, जिसके लिए उनको बाजार चाहिए था,
बेचने के लिए सामान अधिक उत्पादन हो गया था, वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन हो गया था। और दूसरा उनको कच्चा माल चाहिए था, कच्चा माल आपूर्ति के लिए चाहिए। तो दोनों चीज़ों को लिए उन्होंने भारत देश को सबसे उचित समझा और उस सबको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए कि ब्रिटेन के जो पूंजीपति हैं उनको ये सारी चीज़ें मिले, उसके लिए 1833 का ये चार्टर लेके ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश की सरकार लेके आई थी। इस बात को हमको समझना है, इस परिस्थिति को भी हमको ध्यान रखना है, जिसमें उन्होंने ये कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो चाइना के ऊपर चाय का और व्यापार का अधिकार था उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। और इस समय से जो भारत देश के अलावा जो चाइना का क्षेत्र था उस पर भी पूंजीपतियों के लिए खोल दिया, जो ब्रिटेन के पूंजीपति हैं कि वहाँ पे व्यापार करेंगे इस कानून के तहत। और उसके अलावा कंपनी का व्यापार का जो काम था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का देखो, यहाँ तक व्यापार के नाम से आए, व्यापार के नाम से धोखा किया, व्यापार के नाम से कब्जा किया। 1833 में अंग्रेजों को समझ में आया कि अब व्यापार, ईस्ट इंडिया वाला जो कंपनी का काम था, व्यापार के नाम से जो धोखा करने आए थे वो धोखा हो गया है और देश पे कब्जा कर लिया है। अब ईस्ट इंडिया का व्यापार करने का जरूरत नहीं है। पूंजीपति, ब्रिटेन के जो पूंजीपति हैं वो भारत देश में व्यापार करने आ गए हैं और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने व्यापार करने का जो अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया यहाँ से और उसके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन चलाएगी और राजनीति करेगी। ये इस चार्टर के तहत ये संशोधन ब्रिटिश संसद में किया गया साथियों। इसके बाद साथियों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यहाँ से उन्होंने इसको भारत देश पे, पूरे भारत देश का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। मतलब जितना अंग्रेजों का कब्जा था उस पूरे कब्जे के क्षेत्र को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, यानी पूरे भारत पे उनका अब राज स्थापित हो गया। और जो प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। उसके साथ ही जो भारत के जो बाकी प्रदेश थे, राज्य थे, उनके अंदर जो सैनिक जो शासन था, असैनिक जो शासन व्यवस्था थी, उसका नियंत्रण तथा निरीक्षण करने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया। यानी सारा पावर भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गया यहाँ से। और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद थी, उससे जो कानून पारित होंगे उन कानूनों को अधिनियम कहा गया। अधिनियम की परिभाषा कहाँ से जनरेट हुई देख लीजिए, उनको अधिनियम कहा गया। और जो विधि है, नियम है, उसका सहायताकरण के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया। और इस कानून के तहत भारत में जो दास प्रथा चल रही थी वो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हमको ये भी समझना है साथियों कि इस समय तक दुनिया की जो दास व्यवस्था थी, दास प्रथा की व्यवस्था थी, उसको दुनिया के बाकी देशों में ये बहुत पहले खत्म हो गई थी। तो दुनिया में जो खत्म हो गई थी उसका दबाव भारत देश के ऊपर भी था। ये गुलामी की जो प्रथा थी इसको फाइनली अंग्रेजों ने खत्म किया इस कानून के तहत। और 1843 में दास प्रथा उन्मूलन एक कानून लाया गया जिसके माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया दास प्रथा को। उसके आगे साथियों अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अब रोजगार वाला आ गया था। तो कंपनी ने कहा कि क्योंकि इनको आदमियों की जरूरत पड़ने लगी तो इन्होंने कहा कि जो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में जो भारत के राज्य हैं उसमें जो भी रह रहा है उन व्यक्तियों की जो समझ है, योग्यता है, योग्यता के आधार पे उनको नौकरी दी जाएगी। मगर उनका जो धर्म है, रंग है, वंश है, जन्म स्थान है, उसके आधार पे किसी भी तरीके का उनको उसके आधार पे नहीं रोका जाएगा। अगर वो योग्य है जिस पद के लिए, उस योग्यता के आधार पे उसको उस पद का जो काम है या नौकरी है उसको वो दी जाएगी। ये संशोधन भी इस कानून में उन्होंने किया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का कानून बनाने का अधिकार दिया और गवर्नर जनरल यहाँ से भारत का शासक बन गया। और उसके साथ में जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी
उनको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये इतने कानून पारित करने के साथ ही ये 1833 का ये जो राजपत्र था उसको संशोधित करके ब्रिटिश संसद में पारित करके हमारे देश में लागू किया गया। 1833 के बाद ये सारी परिस्थिति हमारे देश में साथी बदली। संहिताबद्ध करने के लिए जो बोर्ड बनाने का गठन करने का प्रावधान था, उसके तहत एक बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड के अंदर का जो पहले अध्यक्ष है लॉर्ड मैकाले, उसका प्रथम अध्यक्ष बने। और उस लॉर्ड मैकाले ने फिर इसका विधि का और बहुत सारे अलग अलग तरीके के नियम बनाने का काम किया, सुझाव दिए और बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इजाद किया, जिसमें प्रमुख रूप से दी इंडियन पेनल कोड, जो पेनल कोड भारतीय का जो पेनल कोड बनाया गया था, उसका जो पांडुलिपि है, उसका जो आधार है, वो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। इसके साथ ही ये भारत में नौकर बनाने का कारखाना खोला, ये इसी की व्यवस्था में था, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि नौकर बनाने के लिए कारखाना खोला था, जिसको हम स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये सारे नौकर बनाने के कारखाने थे जो लॉर्ड मैकाले ने खोले थे। साथ ही इसके बाद से इन्होंने भारत में अंग्रेजी पढ़ाने का काम शुरू किया था। उस समय तक अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अपने हिसाब से बोलते थे। भारत का सबसे बड़ा समस्या था कि कोई चीज़ समझ नहीं पाते थे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ से इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा देना शुरू करी, ताकि ये अंग्रेजी की शिक्षा इनके लिए ज़रूरी थी, उस समय के हिसाब से अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी थी, ताकि उनका कम्युनिकेशन जो गैप है वो थोड़ा कम हो, भारत की जनता को समझा सकें वो। तो यहाँ से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू हुआ था। अब साथियों 1853 का जो राजपत्र है उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। ये जो राजपत्र ब्रिटिश संसद में पारित हुआ है, ये जो है लॉर्ड जो डलहौजी था उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर कुछ संशोधन का प्रस्ताव दिया। ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको वो कभी भी खत्म कर सकते हैं। जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी, जिसमें एक कानूनी जो सदस्य था उसको रखा गया था, उसको फिर पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, यानी 4 सदस्यों की ये परिषद यहाँ से शुरू हुई। इस एक्ट के तहत बंगाल में भी पृथक एक गवर्नर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। गवर्नर जनरल जो था उसको अपनी परिषद के लिए एक उपाध्यक्ष चुनने का भी अधिकार दिया गया। जो कानून बनाने के जो व्यवस्था था, विधायी कार्य थे जो, और प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों को अलग अलग किया गया। कंपनी के जो कर्मचारी नियुक्त करते थे उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का कराने का छूट दिया गया। जो निदेशक मंडल बनाया गया था उसकी सदस्य संख्या 24 थी, उसको घटा करके 18 किया गया। और अगला भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये था साथियों 1853 का चार्टर, और ये आखिरी चार्टर था। इसके बाद 1858 में ये व्यवस्था खत्म हो गई। 1858 से नई व्यवस्था शुरू हुई, जिसको हमने अगले वीडियो में बताया है। 1858 का जो अधिनियम है उसकी जानकारी हमने अगले वीडियो में दी हुई है, जिसको आप जरूर सुनें। तो साथियों अब ये इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके आगे का जो कानून है वो हम साथियों अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें शामिल करेंगे। तो इस वीडियो को साथियों अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे अपीलें कर रहा हूँ कि जो भी हमने ये सीरीज बनाई है दर्शन वाली, इसमें पीछे के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो समय निकाल करके ज़रूर सुनें, ये मेरा निवेदन है आपसे। साथ में यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ में निवेदन है कि जो हमने ये जानकारी बनाई है, ये जानकारी साथियों कहीं पर नहीं मिलेगी आपको। तो आपसे विनम्र अपील है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि हमारे देश की नौजवान जो जनता है, देश की जो लोग हैं, वो इस असल वास्तविकता को समझ सकें कि सारा खेल क्या था, किस तरीके से खेला गया। तो आप इनको सहयोग कराने में सहयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।